जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि 8वें वेतन आयोग के बारे में या फिर कम्यूटेशन के बारे में। कुछ नई जानकारियां भी मैं आपको दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। जी हाँ दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं आपको क्यों बोलता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें? मैं इसलिए बोलता हूं ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और फिर आप हर एक वीडियो देख पाए। अभी तक दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं बिना चैनल सब्सक्राइब किए। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए, मेरे वीडियो आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ चैनल सब्सक्राइब के लिए आपको बोलता हूं, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब के लिए। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपके नहीं लगते, एक भी पैसा आपको कहीं नहीं देना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। हालांकि अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। चैनल ज्वाइन के लिए मैं आपको कभी नहीं बोलता, मैं चाहता हूं कि फ्री में आपकी हेल्प हो, फ्री में मैं आपकी सेवा कर सकूं। इसलिए मैं सिर्फ बोलता हूं कि फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आप ले सके। तो चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है 8 सीपीसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का डीओपीटी का एक लेटर था 3 जुलाई 2025 का 8 सीपीसी के बारे में। फिलिंग अप ऑफ द 4 पोस्ट ऑफ अंडर सेक्रेटरी इन द 8th पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत सरकार को 8 सीपीसी पर काम करने के लिए 4 अंडर सेक्रेटरी की जरूरत थी डेपुटेशन बेस पे। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत सरकार को अभी तक अंडर सेक्रेटरी नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार तारीख को आगे बढ़ा रही है। कौन सी तारीख को? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, यानी जो एप्लीकेशन है जिसे भरने के बाद अंडर सेक्रेटरी नियुक्त होंगे, उसकी तारीख को भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है? 8 सीपीसी में देरी हो रही है, चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले लेटर निकाला गया था 3 जुलाई 2025 को, जिसमें भारत सरकार ने डीओपीटी ने डेट को आगे बढ़ा दिया था, 31 जुलाई 2025 कर दिया था। यानी 3 बार भारत सरकार डेट को आगे बढ़ा चुकी है। जो एप्लीकेशन की डेट है, अभी तक अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार नियुक्त नहीं कर पाई है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, लिखा है डीओपीटी हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर फिलिंग अप 4 पोस्ट ऑफ अंडर सेक्रेटरी लेवल 11 इन द 8th पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो ये नियुक्ति करी जा रही है, किसके अंडर करी जा रही है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के। फिर क्या लिखा है? दिस इज द 3rd टाइम द लास्ट डेट हैज बीन एक्सटेंडेड। जी हाँ दोस्तों, लगातार 3 महीने से भारत सरकार डेट को आगे बढ़ा रही है, एप्लीकेशन की डेट को, लेकिन अभी तक सरकार को अंडर सेक्रेटरी नहीं मिले हैं। न्यू डेडलाइन 31 जुलाई 2025। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जुलाई भी खत्म हो गया है, 31 जुलाई खत्म हो गया है, 1 अगस्त शुरू हो गया है। अगर भारत सरकार को अगस्त में ही पहले या फिर दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में अंडर सेक्रेटरी नहीं मिलते, तो फिर दोस्तों भारत सरकार डेट को आगे बढ़ा देगी। फिर दोस्तों ये डेट हो जाएगी 31 अगस्त 2025। यानी भारत सरकार हर एक महीने डेट को आगे बढ़ा रही है। इसका मतलब है कि भारत सरकार को अंडर सेक्रेटरी नहीं मिल रहे। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द डेप्यूटेशन बेस पर अंडर सेक्रेटरी को नियुक्त करे, भले ही वो 4 पोस्ट हो, कम से कम 8 सीपीसी पर कोई तो बैठे काम करने के लिए। और फिर अंडर सेक्रेटरी के अंडर कौन कौन होगा? सेक्शन ऑफिसर या फिर स्टेनोग्राफर या फिर असिस्टेंट, जो अंडर सेक्रेटरी के देखरेख में काम करेंगे। तो जब तक अंडर सेक्रेटरी ही नियुक्त नहीं होंगे तो बाकी कर्मचारी क्या काम करेंगे? तो दोस्तों कहीं ना कहीं लेट लतीफी है भारत सरकार की। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंडर सेक्रेटरी को नियुक्त किया जाए, और जो भारत सरकार डेट आगे बढ़ा रही है वो डेट आगे ना बढ़ाए और उससे पहले ही नियुक्ति कर ली जाए अंडर सेक्रेटरी की। तो दोस्तों अगर अगस्त में नहीं मिलते
अंडर सेक्रेटरी, तो फिर भारत सरकार डेट को आगे बढ़ाएगी 31 अगस्त या फिर सितंबर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों 8th पे कमीशन 15 की डिमांड्स। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में जो जेसीएम ने दी हैं भारत सरकार को, और भारत सरकार ने यह बात कबूली है संसद में कि हमें जेसीएम की तरफ से टर्म ऑफ रेफरेंस मिले हैं 8 सीपीसी के। अब दोस्तों इन टर्म ऑफ रेफरेंस में इक्वल एमएसपी का मुद्दा नहीं है। जी हां दोस्तों, यह सबसे बड़ी बात है, यानी जो मेन मुद्दा है इक्वल एमएसपी का, वो टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं है। अब दोस्तों मुद्दे कौन कौन से हैं एक बार फिर मैं आपको रिव्यू करा देता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं। कवर और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंक्लूड जीडीएस ईआईएस डिफेंस, यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जितने पेंशनर्स हैं केंद्र सरकार के, उनको 8 सीपीसी का फायदा दिया जाए। रक्षा कर्मचारियों को, रक्षा जवानों को, रक्षा पेंशनर्स को भी 8 सीपीसी का फायदा दिया जाए। तो सबसे पहला की पॉइंट यही है, इंप्लीमेंट फ्रॉम जनवरी 2026, 1/1/2026 से इसको इंप्लीमेंट किया जाए, यानी सही समय पर 8 सीपीसी दिया जाए। हाइक मिनिमम पे, जी हां दोस्तों, यानी जो वेजेस हैं, मिनिमम पे है, उसको ज्यादा बढ़ाया जाए डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले के अनुसार या फिर फैमिली यूनिट के अनुसार। मर्ज लोअर पे लेवल, जो पे लेवल है उनको मर्ज किया जाए, जैसे 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 से 4 को, जैसा आपको पता ही है। 3 प्रमोशन दिए जाएं कैरियर में कर्मचारियों के, 3 प्रमोशन या फिर 5 प्रमोशन। फिर दोस्तों गिव इंटरिम रिलीफ, जी हां दोस्तों, यानी डीएडीआर को मर्ज किया जाए और फिर इंटरिम रिलीफ दिया जाए। फिर मर्ज डीएडीआर विद पे, डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए बेसिक पे में। फिर क्लियर 7 सीपीसी इशू, जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में जो इशू चल रहे हैं पे और पेंशन में, उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। फिर दोस्तों पेंशन पैरिटी ओल्ड वर्सेस न्यू, जो पेंशन में असमानताएं हैं, जो पेंशन में प्रॉब्लम है, पेंशनर्स के असमानताएं, उसको दूर किया जाए। पुराने पेंशनर्स को अलग पेंशन दी जा रही है, जो आगे पेंशन आएंगे उनको अलग मिलेगी। तो जो पैरिटी है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको दूर किया जाए। फिर पेंशन रिस्टोर इन 12 ईयर, जो कम्यूटेशन है उसका जो पीरियड है उसे 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। फिर स्क्रैप एनपीएस ब्रिंग बैक ओपीएस, एनपीएस को हटाया जाए, वापस लिया जाए और उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। रीस्टार्ट स्टाफ एडवांसेस, जो स्टाफ के एडवांसेस हैं उन्हें दिए जाए। फिर इंप्रूव सीजीएचएस प्लस कैशलेस केयर, जो सीजीएचएस है मेडिकल फैसिलिटी है, उसको दुरुस्त किया जाए, साथ ही साथ कैशलेस केयर बनाया जाए। फिर क्या लिखा है, रिस्क पे फॉर रेलवे स्टाफ, जो रिस्क पे है, जोखिम भत्ता है, वो रेलवे स्टाफ के कर्मचारियों को दिया जाए। अब दोस्तों मैं इसी की बात कर रहा हूं, जो रिस्क अलाउंस है वो लिखा है सिर्फ डिफेंस सिविलियंस के लिए। जी हां दोस्तों, यानी जो डिफेंस सिविलियंस को जोखिम है उनको दिया जाए सिर्फ रिस्क अलाउंस। जो डिफेंस आर्म फोर्स है उनके लिए यहां पे बात नहीं करी है। मैं बात कर रहा हूं मिलिट्री सर्विस पे की, जो डिमांड रखी गई थी जेसीओस की जवानों की कि हमें भी 15,500 मिलिट्री सर्विस पे दी जाए या फिर अधिकारियों के समान मिलिट्री सर्विस पे दी जाए, उसका मुद्दा टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं है जो जेसीएम ने डिमांड करी है। अब दोस्तों इससे होगा क्या कि ये जो मुद्दा है ये फिर रह जाएगा, ये फिर पीछे हो जाएगा। फिर दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इक्वल एमएसपी नहीं देखने को मिलेगी अगर ये मुद्दा सबसे आगे नहीं रखा गया। तो दोस्तों ये मुद्दा भी 8 सीपीसी में जाना चाहिए जोरों शोरों से। कोई तो इस मुद्दे को सबसे लेकर आगे उठाए, कम से कम पे कमीशन के पास ये मुद्दा पहुंचे कि इक्वल एमएसपी कहीं ना कहीं हो, ओआरजेसीओस को बढ़ी हुई एमएसपी मिले। ये मुद्दा आगे जाना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अगर दोस्तों ये मुद्दा शामिल नहीं करा गया तो फिर से ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये मुद्दा टॉप पर होना चाहिए, टॉप पे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि रिक्स के हिसाब से ओआरजेसीओस का मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा उनकी मिलिट्री सर्विस पे हो, ये मैं खुद चाहता हूं पर्सनली। तो दोस्तों ये मुद्दा इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। मैं ये आग्रह करता हूं जेसीएम से, स्टाफ साइड से, कि ये मुद्दा आप रखें, सही से लिखें उसमें कि रिस्क के आधार पे
रिस्क के आधार पे मिलिट्री सर्विस पे ORJC उसकी ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा 8 पे कमीशन के बारे में। दोस्तों जैसा आपको पता है, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल एक चीफ लीडर हैं एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन के, कर्मचारी संघ के। इनके द्वारा काफी मांग करी जाती है कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के हक में, और दोस्तों ये मांगे रखते रहते हैं भारत सरकार के सामने। ऐसे दोस्तों इनका एक ट्वीट आया है आज शाम 8वें पे कमीशन के मुद्दे पर JCM स्टाफ साइट के चीफ लीडर डॉक्टर M राघवैया जी के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस पे बातचीत की है। जी हां दोस्तों, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी ने मुलाकात करी है। किससे मुलाकात करी है? JCM स्टाफ साइट के चीफ लीडर डॉक्टर M राघवैया जी के साथ। दोस्तों आप दोस्तों नीचे ये मुलाकात देख रहे हैं, ये बैठे हैं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल और ये बैठे हैं चीफ लीडर डॉक्टर M राघवैया। टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में बातचीत करी है। क्या लिखा है दोस्तों आगे? वेतन आयोग काफी लेट हो रहा है, इस पर JCM की चिंता दिखाई पड़ी है। फिलहाल पे लेवल 1 का मिनिमम वेतन 50,000 रुपए से अधिक रहे। जी हां दोस्तों, ये मांग करी है कि पे लेवल 1 को ज्यादा बढ़ाया जाए, यानी मिनिमम वेतन 50,000 रहे या फिर इससे अधिक रहे। इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। बुजुर्गों की देखभाल हेतु आवश्यक प्रावधानों पर भी अहम चर्चा रहेगी इस बार। जी हां दोस्तों, बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जाए, उनकी पेंशन के बारे में, उनकी पेंशन ज्यादा बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो नीचे लेवल के पे लेवल है उसमें ज्यादा बेसिक पे हो, इस बात का भी चर्चा है इसमें। तो दोस्तों इन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया है कि टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक भारत सरकार ने नहीं दी है। JCM की आगे की रणनीति क्या होगी? JCM आगे क्या करेगा? क्या आंदोलन करेगा या फिर से भारत सरकार के साथ मीटिंग करेगा? इसके बारे में दोस्तों इन्होंने JCM के चीफ लीडर डॉक्टर M राघवैया से बातचीत करी है। इसी के बारे में दोस्तों इन्होंने ये ट्वीट किया है जो मैंने आपको समझाया। बिल्कुल दोस्तों, इस पे कहीं ना कहीं आंदोलन होना चाहिए। अगर भारत सरकार जल्द से जल्द एक आध महीने में टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करती, दोस्तों JCM लगातार ये प्रयास करेगा कि जल्द से जल्द भारत सरकार 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे। फिर दोस्तों एक और खबर है और यह है कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन पे दोस्तों एक खबर है, पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी करना सरकार का मसला है और इसे समय समय पर पे कमीशन अपनी रिपोर्ट और सुझाव द्वारा निर्देशित करते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट आदि के फैसले भी इस तथ्य पर आधारित हैं कि कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी 12 वर्ष तक करना या फिर 15 वर्ष तक करना। जी हाँ दोस्तों आपने देखा होगा कि कम्यूटेशन पे कितने कोर्ट केस हुए हैं, कई पेंशनर्स के फेवर में भी गए हैं, लेकिन जो उनकी रिकवरी है वो बंद नहीं हुई। जो उनका पीरियड है 15 साल का, वो 15 साल का ही है, 12 साल नहीं हुआ। कभी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया या फिर किसी दूसरे कोर्ट ने स्टे लगा दिया या फिर उनके जो केस हैं वो भी पेंडिंग में है। जब तक भारत सरकार कम्यूटेशन को पीरियड को कम नहीं करेगी, जब तक आपका 15 साल का ही पीरियड रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाएं या फिर आप दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर लाएं या फिर आप AFT का ऑर्डर लाएं, सब कुछ डिपेंड करता है भारत सरकार पे। जैसे कि दोस्तों शायद कल या फिर परसों मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पेंशन मंत्रालय का लेटर समझाया था कम्यूटेशन पे। सब कुछ भारत सरकार पे ही डिपेंड है। भारत सरकार के पास पेंशन की चाबी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा भारत सरकार घुमाएगी चाबी वैसे ही काम होगा। एक छड़ी आप बोल दीजिए, पेंशन मंत्रालय की छड़ी जो भारत सरकार के पास है, चाहे वो कम्यूटेशन का मामला हो या फिर OROP का मामला हो। अगर आप समझते हैं इस चीज को तो आप खुद कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यही चीज बताइए कि जो कोर्ट का मैटर है कम्यूटेशन पर, वो कोर्ट कुछ नहीं करेगा, जो करेगी वो भारत सरकार करेगी। वही पीरियड को कम करेगी, 15 साल से घटाकर 12 साल। फिर क्या लिखा है, इसको टेक्निकली स्टडी के आधार पर तय किया जाता है कि 15 वर्ष से 12 वर्ष तक रिकवरी करना या ना करना केवल सरकार का मसला है, ना कि कोर्ट का। इन्होंने भी दोस्तों यही क्लियर किया है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है कम करने का, उसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। कोर्ट कुछ नहीं करेगा, उसे कम करेगी भारत सरकार। और फिर अगर वो कम करेगी तो दोस्तों फिर वो सब पे अप्लाई होगा, सभी पेंशनर्स पे या फिर कर्मचारी पे। क्योंकि दोस्तों जो कोर्ट डिसीजन लेती है वो लेती है इंडिविजुअली, यानी कुछ को फायदा होगा
लेकिन जो भारत सरकार फैसला लेगी वो फिर हर एक पे अप्लाई होगा। तो यही चीज इन्होंने बताई है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो जो कम होगा वो भारत सरकार के द्वारा होगा। तो दोस्तों यही चीज इन्होंने बताई है। हमारा हमेशा इस पर कहना रहा है कि इस बार 8वें पे कमीशन में रिजॉल्व किया जा सकता है कम्यूटेशन का मुद्दा। इस मुद्दे पर बेहतर रिसर्च के साथ प्रूफ किया जाए कि 12 वर्षों तक रिकवरी करना पर्याप्त है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों भारत सरकारी इस मसले का हल ढूंढेगी, वही आपका पीरियड कम करेगी, ना कि कोर्ट। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों 8 सीपीसी के बारे में। एक और जानकारी है, क्या लिखा है, 8वां वेतन आयोग में देरी, वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तें तय कर रही है सरकार। जो दोस्तों एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस पे काम कर रही है। टर्म ऑफ रेफरेंस पे काम कर रही है। क्या लिखा है दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ रहा है। घोषणा के करीब 6 महीने बाद भी अभी तक वेतन आयोग का गठन नहीं हो सका है। सरकार के स्तर पर 8वें वेतन आयोग को लेकर संदर्भ की शर्तें तय करने की प्रक्रिया चल रही है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पे काम कर रही है और टर्म ऑफ रेफरेंस में ही अध्यक्षों की नियुक्ति या फिर चेयरपर्सन की नियुक्ति होगी, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग का कर्मचारियों को लाभ वर्ष 2026 के आखिरी या फिर 2027 से मिलना शुरू होगा, क्योंकि आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट आने में लंबा समय लगेगा। यानी दोस्तों इन्होंने बताया कि भारत सरकार 8 सीपीसी देगी 2026 के एंड तक या फिर 2027 में, लेकिन जो लाभ है वो मिलेगा 1/1/2026 से। भले ही भारत सरकार लेट लतीफी करे, लेकिन बैक डेट से आपको उसका एरियर मिल जाएगा 1/1/2026 से। इन्होंने बताया कि 2026 के एंड तक या फिर 2027 में। इस लिहाज से संभावना है कि आयोग गठन के बाद रिपोर्ट आने में लंबा समय लगेगा। इन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट है उसमें आने में टाइम लगेगा, यानी जो पे कमीशन रिपोर्ट बनाएगा 8 सीपीसी में उसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों जब वो रिपोर्ट भारत सरकार को देगा तभी भारत सरकार फाइनल निर्णय देगी 8 सीपीसी पे। तो मेन है रिपोर्ट कि पे कमीशन पूरी रिपोर्ट बनाकर कब भेजता है भारत सरकार को। अभी तो पे कमीशन बैठा ही नहीं है, अभी तो अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसी पर दोस्तों सब बातें ये चल रही हैं। इस वजह से बताया कि 2026 के एंड तक या फिर 2027 में आपको 8 सीपीसी मिल सकता है। फिर क्या लिखा है, जिससे वर्ष 2026 के अंत तक आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। हालांकि सिफारिशों का लाभ जनवरी 2026 से एरियर के तौर पे भी दिया जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। भले ही भारत सरकार लेट लतीफी करे, लेकिन बैक डेट से आपको एरियर दे देगी 1/1/2026 से। तो दोस्तों इन्होंने इंटरनली बताया सूत्रों के हवाले से कि भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पे काम कर रही है और टर्म ऑफ रेफरेंस में ही पूरी रूपरेखा होगी, पूरा कंक्लूजन होगा कि पे कमीशन कैसे काम करेगा 8 सीपीसी में। और दोस्तों भारत सरकार जो टर्म ऑफ रेफरेंस देगी उसमें ही अध्यक्षों की नियुक्ति लिखी होगी, उसमें ही नाम लिखे होंगे मेंबर्स के, सदस्य के या फिर चेयरपर्सन के। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सभी जानकारी आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, बताएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।